हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग रेगुलर वे में बीपीएससी TRE 3.0 के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज इसी कड़ी में मैं उपस्थित हुआ हूं सेट नंबर 15 को लेकर के। इससे पहले हम लोगों ने 14 सेट को प्रैक्टिस कर लिया है और यदि आप पहले के वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर के देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों का सेट आपके लिए तैयार किया गया है। आइए एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। 31 नंबर और पहला प्रश्न है, दो संख्याओं को 33 से विभाजित करने पर शेष फल क्रमशः 21 और 28 प्राप्त होता है। यदि इन दोनों संख्याओं के योग को 33 से विभाजित किया जाए तो शेष फल क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है कि दोनों संख्याओं को जोड़ देना है और 33 से भाग देकर देखना है कि क्या शेष बचता है। यदि दोनों को आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा और इसमें 33 से आप यदि भाग दे रहे हो तो सिंगल टाइम्स में कटेगा और कितना बच जाएगा आपका, 16 शेष बचता है। विकल्प सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर आप सेट के साथ ही मैथमेटिक्स को थोड़ा हिंट्स करवा देते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। मुझे भी ये ठीक ही लगा। तो जिनको भी मैथ के किसी भी प्रश्न में प्रॉब्लम होगा वो हमें अलग से कमेंट करेंगे, मैं उनके लिए एक शॉर्ट वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा और मैं यहीं पर मैथमेटिक्स बना देता हूँ। प्रश्न 32 का कहना है कि 3600 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर संख्या नहीं होगा बल्कि क्या होगा, संख्या ज्ञात करें। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो संख्या ज्ञात करें तो कैसे संख्या ज्ञात करते हैं, यह भी आसान है। क्या करेंगे, 3600 का गुणनखंड निकालेंगे। तो 3600 का गुणनखंड बहुत आसान निकालना, 3600 गुना 100 तो आप लोग कर ही सकते 3600 और 3600 को क्या लिखेंगे, 3 तिया 9, 3 का स्क्वायर कर दिए और गुना 4 होगा तो वो हो जाएगा 2 का स्क्वायर। और यदि आप 100 को लिखेंगे ना तो 5 गुना 5 25 और 25 गुना 4 इन 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया अपना गुणनखंड 3600 का। इसी को और भी मिला करके लिखना चाहें तो लिखेंगे 2 पर पावर 4, क्योंकि यहाँ 2 पर पावर 2 है और यहाँ भी 2 पर पावर 2 है। कुल मिलाकर 2 पर पावर कितना हुआ, 4। फिर 3 पर पावर कितना है, 2 और फिर 5 पर पावर कितना है, 2। अब क्या करना है आपको कि जितना भी पावर आया है, देखिए पावर हमारे पास क्या क्या आया है, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ थोड़ा। पावर अपने पास आया है 4, पावर आया है 2 और पावर आया है 2। तो सभी पावर में एक एक जोड़ेंगे। तो 4 पावर आया तो कितना कर देंगे, 1 जोड़कर 5। फिर 2 पावर आया तो कितना कर देंगे, 2 पावर आया तो कितना कर देंगे, 3। फिर 2 पावर आया है दोबारा तो फिर कितना कर देंगे, 3। तो ये हो जाएगा 5 तिया 15 तिया 45। गुणनखंडों की संख्या कितनी, 45। तो यहाँ पर सही उत्तर कितना, विकल्प ए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पर। 33 नंबर है, 7 भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात करें। सिर्फ आपको इसका सूत्र बता दूंगा, आप खुशी से इसको निकाल सकते हैं। मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करता हूं, ऐसे जनरली सभी वीडियो में मैं रिक्वेस्ट करता नहीं हूं, लेकिन इधर मेरा व्यू थोड़ा कम हुआ है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। 1-2 ग्रुप में यदि आपको चले बने शेयर कर दिएगा तो फिर हमें व्यू अच्छा आ जाएगा। हाल फिलहाल में मेरा व्यू थोड़ा सा लग रहा है पहले से वीक हुआ है, जबकि मैं मेहनत पहले के तरह ही कर रहा हूं। तो आप लोग थोड़ा सा मेरे लिए इतना सा करने का प्रयास करिएगा यदि चले बने तो। और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मैं रेगुलर आपके लिए बना हुआ हूं। और एक इम्पॉर्टेंट सूचना भी आपके लिए कि एक मैथमेटिक्स का मैराथन वीडियो लेकर के मैं आ रहा हूं और वो आजकल में ही आपको मिल जाएगा। आपका उसमें जितना भी प्रश्न है, कुछ तो आपके प्रैक्टिस सेट से जो आप कर चुके हैं उसका भी प्रश्न है और बहुत सारा मैंने अलग से भी उसमें प्रश्न को ऐड किया है। कुल मिलाकर वो ज़बरदस्त होने वाला है आपके लिए। और करंट अफेयर्स का भी मैं बहुत सारा प्रश्न सेलेक्ट कर चुका हूँ, उसमें और भी खोजी मेरी जारी है। तो 1-2 दिन में करंट अफेयर्स का भी मैं एक मैराथन वीडियो लेकर के आऊँगा। उसमें 200 प्लस करंट अफेयर्स, लगभग 235-40 के आसपास हो सकता है। तो इतने में मुझे उम्मीद है कि आपका टोटल कवर हो जाएगा। उसका PDF भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ, उसका कोई पे आपको नहीं करना है। ठीक है, तो 1-2 दिन आप वेट करिए, आपको सब कुछ मैं प्रोवाइड करूँगा। और मैथमेटिक्स का भी आप सोचिएगा कि सॉल्यूशन का भी सर PDF दे दीजिए तो वो भी मैं आपको दे सकता हूँ। आइए अभी हम लोग इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है, n × n - 3 और बटे 2।
ये हो जाता है आपका बहुभुज में विकर्णों की संख्या बराबर, ये n क्या है तो भुजाओं की संख्या है। जैसे यहाँ पर n का मान कितना है तो 7 है, भुजाओं की संख्या 7 है तो 7 रखे यहाँ पर, 7 में से 3 घटाइएगा तो कितना हो गया 4, 4 में 2 से भाग दीजिएगा कितना हुआ 2, और इस n का मान कितना है 7, 7 गुना 2 कितना 14। विकल्प सी आपका उत्तर हो गया। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 8,000 रुपये और वही धन 5 वर्षों में 27,000 रुपये हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। आप लोगों को एक बात समझना होगा, यह प्रश्न भारी लग रहा होगा लेकिन है बड़ी आसान। है क्या कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि एक वर्ष के बाद जो भी आपका मिश्रधन हुआ, अगले वर्ष जब यह ब्याज चलेगा तो ये मूलधन का काम करेगा। फिर जो भी आपका मिश्रधन हुआ, जितना भी हुआ, और यदि आगे ब्याज चलेगा तो ये मूलधन का काम करेगा। ठीक है, तो 2 वर्ष के बाद ब्याज इतना, मतलब अमाउंट इतना हो जाता है, मिश्रधन हो जाता है, और 5 वर्ष के बाद हो जाता है मिश्रधन इतना। तो 8,000, अब यहाँ से सोचेंगे कि 8,000 रुपये 3 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद इतना हुआ था तो 3 वर्ष के बाद हो गया कितना, वो 27,000 रुपया हो गया। तो आपको पूछा है कि ब्याज की दर ज्ञात करके बताइए कि किस दर से इतना बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम लोग यही सोचेंगे कि 3 वर्षों में 8,000 की धनराशि 3 वर्षों में कितना हो जाता है 27,000 हो जाता है। अब आप सोचिए कि 8,000 की राशि 27,000 हो जाता है, तो एक सूत्र आपको पता होगा, ए अमाउंट जिसको मिश्रधन बोलते हैं बटे पी, उसी सूत्र से ये बना है, और कितना हो जाता है 1 + r/100 टू दी पावर n, या टी भी बोल सकते हैं, वो समय वर्ष। और यहाँ पर क्या हो जाएगा a/p यदि करेंगे, सूत्र लिख दिया। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका 27,000 बटे 8,000, अब 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 पर पावर 3 और ये हो जाएगा 2 पर पावर 3, टोटल पर पावर कितना हो गया 3। अब सोचिए कि इसको यदि आप लिखेंगे तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3/2 का मतलब होता है 1.5, 1.5 का मतलब होता है 1 और प्लस आधा, इस टोटल पर पावर 3। तो यही हो गया। ये 1/2 का मतलब होता है 50%, जो रेट परसेंट को शो करता है, बताता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका बी, 50%। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। कह रहा है कि एक त्रिभुज में कोण बी और कोण सी इस प्रकार से, देखिए एक त्रिभुज बना दिए और कोण यहाँ नाम दे देते हैं ए, बी और ये सी। कह रहा है कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक एक बिंदु पी पर मिलते हैं, इसका भी समद्विभाजक कर दीजिए, इसका भी समद्विभाजित कर दीजिए, जहाँ पर मिला ये पी बन गया। और यदि P की बात करें तो ये वाला कोण कितना हो गया, इसको नीचे में लिख देता हूँ, 102 डिग्री है। ये वाला कोण 102 डिग्री है। तो कोण A आपसे पूछ रहा है कि कोण A बताइए कि कितना होगा, ये वाला कोण पूछ रहा है आपसे कितना होगा। देखिए यदि ये दिया हुआ रहेगा और P पूछेगा तो कोण P बराबर हो जाएगा आपका 90 प्लस कोण A/2। ठीक है, यदि आपसे P का भी पूछेगा तो ये हो जाएगा कोण P बराबर 90 प्लस A/2। लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछ दिया है कोण P दिया हुआ है और A पूछ दिया, ये A वाला पूछ दिया है। तो कोण A बराबर आपका क्या हो जाएगा 2P2, मतलब कोण P का जो वैल्यू है उसमें 2 से गुना करके इसमें 180 आप घटा देंगे। तो यहाँ कितना है 102 दिया, और 102 गुना 2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 204, और 204 में 180 घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका 24। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प बी जो है आपका 24 उत्तर हो जाएगा। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 36 पर। 36 में क्या कहता है कि x अक्ष पर ऐसे बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो -3 और 4 तथा 2, 5 से समदूरस्थ हो, यानी बराबर बराबर दूरी पर है। ठीक है, निर्देशांक जैसे एक ये बना लेते हैं। ठीक है, और जैसे x अक्ष पर कहा, इसका मतलब y बराबर 0 हो जाता है। देखिए y बराबर 0 तो तीनों ऑप्शन में है, तो यहाँ से क्लियर नहीं होता है कि क्या उत्तर हो सकता है। दूसरा ये है कि समदूरस्थ का मतलब होता है कि दोनों, तो मान लीजिए कि एक बिंदु कहीं पर भी इस अक्ष पर ले लेते हैं और इसका निर्देशांक मान लेते हैं x1 और y1। अब क्या करेंगे कि इस बिंदु पर से इसकी दूरी निकाल लेंगे और ये यहाँ से यहाँ तक दोनों को बराबर कर देंगे। तो दूरी बराबर यदि सूत्र आपको पता होगा तो दोनों को करके बराबर कर लेंगे और उत्तर आ जाएगा। दूरी बराबर मैं यहाँ पर सूत्र लिख देता हूँ,
दूरी बराबर सूत्र होता है रूट अंडर ब्रैकेट शुरू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दोनों तरफ करके क्या करेंगे कि बराबर कर लेंगे और जो भी आपका एक्स वाई का मान आएगा वो निर्देशांक आपका क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। करके देखिएगा, नहीं होगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पर। यदि दो समांतर श्रेणी के nवें पद 3n + 8 और 7n + 15 हो तब 12वें पदों का अनुपात क्या होगा। प्रश्न तो पढ़कर आपको बड़ी भारी लगा होगा, लेकिन सॉल्यूशन देखिएगा तो बड़ी आसान लगेगा। लेकिन मेरा आज रिक्वेस्ट हो रहा है आप लोगों से कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें यदि नहीं किए अब तक तो, और एक दो जगह जरूर शेयर कर दीजिएगा। थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करिए। वैसे तो मैं सभी वीडियो में आप लोगों से कोई रिक्वेस्ट करता नहीं हूँ, जो बताना होता है बता देता हूँ, लेकिन इच्छा हुई थी, पहले से सोच कर रखा था कि आज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, तो थोड़ा सा आप लोग यदि चले बने तो कर सकते हैं, ये जिद नहीं है। आइए इसको सीख लेते हैं। जैसे 12वें पद के बारे में बोला ना, तो n बराबर क्या करें 12, 12वां पद का मतलब हुआ n बराबर हो गया, टोटल 12 पद है, तो n का वैल्यू रख दीजिए 12, तो 12 × 36 और 8 कितना हो जाएगा 44, और ये हो जाएगा बरसते 84 और 15 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 84 और 15 90, नहीं 84 और 15 हो जाएगा आपका 99, तो ये हो गया आपका 99। इसको कटाएंगे तो 11 को 9 से और 11 से 4 से, तो 4:9 आपका विकल्प ए क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। पढ़कर भारी लगा हुआ, लेकिन सॉल्यूशन के बाद आसान लगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्या कहता है कि x पर पावर 31 + 31 को यदि x + 1 से आप विभाजित करेंगे, भाग देंगे, तो शेषफल आपको कितना प्राप्त होगा। तो यह प्रश्न भी आसान है। क्या करेंगे, जब कभी भी x + 1 से आपको भाग देना है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, x + 1 बराबर क्या करेंगे 0 करेंगे, तो फिर हमारे पास x का मान क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। फिर हम यहाँ पर रखेंगे, तो पावर जब विषम होगा तो x का मान क्या हो जाएगा -1 रह जाएगा, तो -1 और +31 मिलकर कितना हो गया 30, ये हो गया आपका शेषफल। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प सी क्या हुआ, उत्तर हो जाएगा। अब आइए चलते हैं हम लोग जीके के प्रश्न पर प्रवेश करते हैं। और पहला प्रश्न जो है हिस्ट्री के 8 प्रश्न यहाँ पर होगा। पहला है 1861 में ब्रिटिश संसद में पारित उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत भारत के पहले उच्च न्यायालय के रूप में किसे स्थापित किया गया। तो यहाँ पर विकल्प है आपके पास इलाहाबाद उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, उपयुक्त में से एक से अधिक और कोई नहीं। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 1861 में ब्रिटिश संसद में जो पारित उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत भारत का पहला उच्च न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था, वो इन तीनों में से कोई नहीं। कौन था, कलकत्ता उच्च न्यायालय। ब्रिटिश संसद में 1861 के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत बम्बई और मद्रास के उच्च न्यायालयों के साथ साथ क्या हुआ था, कोलकाता उच्च न्यायालय की भी स्थापना की गई थी। लेकिन कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना 1 जुलाई को हुआ था। ठीक है, 1862 में ही सभी उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ये उस समय पारित किया गया और स्थापित कब हुआ, 1862 में। तो 1 जुलाई को हुआ था कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना। बम्बई उच्च न्यायालय की स्थापना कितना हुआ, 14 अगस्त को, और 15 अगस्त को हो गया था आपका मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना। ये सभी उच्च न्यायालय की स्थापना एक ही बार में घोषित किया गया था, लेकिन बारी बारी से हुआ था, और सबसे पहले हुआ था कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना। ठीक है, और इस क्रम में कुछ समय लेट से इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1866 में। यह बात भी याद रखेंगे। ये क्या था, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, 1866 में। और मद्रास, बम्बई और कोलकाता जो है ये 1862 में ही हुआ था, लेकिन सबसे पहले कोलकाता, दूसरे नंबर पर बम्बई और तीसरे नंबर पर मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 का कहना है कि विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1881 में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन किसने स्थापित किया था।
तो 1881 में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन किसने स्थापित किया था? एक्चुअली 1881 में ना राजमुंद्री एसोसिएशन सोशल रिफॉर्म स्थापित नहीं हुआ था, बल्कि ये स्थापित हुआ था 1878 में। लेकिन पहला विधवा पुनर्विवाह जो मतलब विधवा का पुनर्विवाह जो पहली बार करवाया गया था वो सन था आपका 1881। राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन के द्वारा जो पहली बार विधवा महिलाओं की किसी का विवाह करवाया गया था वो इस भी था 1881। तो थोड़ा सा इस बात पर ध्यान रखिएगा। इसके बाद उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा वीरेश लिंगम पंतुलू। ठीक है, वीरेश लिंगम पंतुलू। एक्चुअली है क्या कि राजमुंद्री सामाजिक संगठन की स्थापना 1878 में वीरेश लिंगम पंतुलू ने किया था। यह मद्रास प्रेसिडेंसी में एक सामाजिक संगठन था। वीरेश लिंगम पंतुलू को तेलुगु में जो है कि पुनर्जागरण आंदोलन का जनक कहा जाता है। तो यहाँ ध्यान रखने की बात है कि वीरेश लिंगम पंतुलू को जो है कि तेलुगु में पुनर्जागरण आंदोलन का जनक कहा जाता है। तो यह प्रश्न भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि तेलुगु में पुनर्जागरण आंदोलन का जो है कि जनक किसे कहा जाता है? तो इसका जवाब भी क्या हो जाएगा? वीरेश लिंगम पंतुलू। ठीक है, अब आइए इसके बाद विकल्प पे भी थोड़ा मैं चर्चा कर देता हूँ। केटी तेलंग है, तो केटी तेलंग जो है जिसका नाम पूरा होता है काशीनाथ त्र्यंबकम तेलंग, ये बॉम्बे हाई कोर्ट और एंडोलॉजिस्ट और भारतीय जज थे। ठीक है, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सचिव रहे थे। तो ये याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सचिव जो थे वह केटी तेलंग ही थे। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। नीचे दिए गए घटनाक्रम पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। काल के अनुसार जो है व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले है बंगाल विभाजन। आप लोगों को पता होगा कि बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुई थी ये 19-20 जुलाई को हुई थी, लेकिन यह प्रभावी कब से हुआ या पूर्ण रूप से लागू कब हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 को। दोनों डेट आपको याद रखना है। कब घोषणा की गई? 20 जुलाई को। और लागू कब हुआ? 16 अक्टूबर को। और ये ईस्वी क्या था? 1905। तो बंगाल विभाजन हो गया आपका 1905। राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण कब हुआ था? 1912 में। कांग्रेस का विभाजन सूरत फूट आप लोग जानते हैं कि ये हुआ था 1907 में। और मुस्लिम लीग का गठन जो है ये ढाका में हुआ था और ये 1906 में हुआ था। ढाका के नवाब थे सलीमुल्लाह खां, उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के देख रेख में जो है कि मुस्लिम लीग का गठन 1906 में किया गया था। तो सबसे पहला हो गया 1 नंबर 1905, दूसरा हो गया मुस्लिम लीग का गठन 1906, तीसरा हो गया कांग्रेस का विभाजन 1907 और चौथा हो गया राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण 1912। यानी कि 1 4 3 2 1 4 3 2 विकल्प सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 पर। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो आप लोगों को याद होगा कि लाहौर षड्यंत्र में जतिन दास को आरोप के रूप में जो है बंदी बना लिया गया था। एक्चुअली 14 जून 1929 को क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए जतिन दास को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। लाहौर जेल में भूख हड़ताल के 63 दिनों के बाद जतिन दास की मौत हो गई थी। अब यहाँ पर एक प्रश्न आप लोगों का बनता है कि आज़ादी से पहले अनशन से शहीद होने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे? वो कोई और नहीं, जतिन दास ही थे। जतिन दास की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? लाहौर जेल में। कैसे हुई थी? भूख हड़ताल में। कितने दिनों का भूख हड़ताल था? 63 दिनों का। ठीक है, और आज़ादी से पहले अनशन करके भूख हड़ताल करके किस क्रांतिकारी की मृत्यु हुई थी? तो जतिन दास की। इतने बात जतिन दास से रिलेटेड याद रखेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 पर। 1857 ईस्वी के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था?
तो दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर और मुंगेर, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा हिस्सा जो है कि अप्रभावित रहा था, मतलब वहाँ पर 1857 की क्रांति का कोई असर नहीं था। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि बिहार का जो नेतृत्व 1857 की क्रांति में किए थे वो बाबू वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। और जब वो 25 जुलाई 1857 को दानापुर में पदस्थापित सिपाहियों का कार्यभार संभाल रहे थे, तब उनकी आयु 80 वर्ष के करीब थी और कुंवर सिंह और उनके सैनिकों ने आरा स्थित जिला मुख्यालय पर हमला किया और वहाँ का जो जितना भी हथियार था उसको लूट लिया। तो आप ये देख रहे हैं कि दानापुर में उन्होंने सैनिक का नेतृत्व किया और आरा जाकर के सब जिला मुख्यालय से हथियार लूट लिया। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि मुजफ्फरपुर में भी आंदोलन का असर पड़ा ही था। पटना से पीर अली थे ही, तो कौन बच गया? मुंगेर, यानी कि बी जो है केवल 5 नंबर जो है वो अप्रभावित रहा था। तो इसको अच्छे से याद रखेंगे कि 1857 की क्रांति से बिहार का कौन सा स्थान जो है कि अप्रभावित रहा था, वो मुंगेर है जहाँ की अप्रभावित था। 44 है, किस अधिनियम ने विधान परिषद के सदस्य को कार्यकारी परिषद के सदस्यों से अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया था? तो किस अधिनियम ने ऐसा किया था? यह हो जाएगा सही उत्तर, भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं, जबकि भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। इस जो भारत परिषद अधिनियम 1909 है, इसी अधिनियम ने विधान परिषद के सदस्य को कार्यकारी परिषद के सदस्यों से अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया था। और 1892 का जो भारतीय समिति अधिनियम है, इस अधिनियम में क्या हुआ था? बजट पर चर्चा करने और कार्यपालिका को प्रश्न जो है कि प्रश्न को संबोधित करने की शक्ति प्रदान की गई थी। ठीक है, बजट पर चर्चा करने और कार्यपालिका को प्रश्न संबोधित करने की शक्ति प्रदान की गई थी। ये था 1892 का भारतीय समिति अधिनियम की विशेषता। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को एक सम्मेलन में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के नियंत्रण में किया गया था। इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? देखिए, प्रश्न जो पूछा गया है इसमें कितनी बातें हैं, इस बात को आप याद रखेंगे, इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। एक तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 30 दिसंबर 1906 को। किस स्थान पर हुआ था? तो ढाका में। किसने किया था? तो सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में नियंत्रण में किया गया था। इसका अब पूछा गया कि प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि प्रथम अधिवेशन जो है पंजाब के अमृतसर में हुआ था। मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन 1908 में, ये कब हुआ था? 1908 में हुआ था। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? अमृतसर, पंजाब में। और पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आगा खां ने किया था। किसने किया था पहले अधिवेशन की अध्यक्षता? आगा खां ने। ठीक है, और उसके बाद मुस्लिम लीग बंगाल विभाजन का क्या था? वह समर्थक था। ये आप लोगों को याद रखना है, बंगाल विभाजन का समर्थक कौन था? तो मुस्लिम लीग जो है वो बंगाल विभाजन का समर्थक था। उसके बाद नेक्स्ट है, गढ़ केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? गढ़ केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? गढ़ केसरी के नाम से अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को जाना जाता है। यहाँ पर फिर से एक टाइपिंग मिस्टेक है, बहुगुणा है ये, ठीक ना, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। अनुसुईया प्रसाद जो बहुगुणा है, उनका जन्म पुण्य तीर्थ में हुआ था। ठीक है, अनुसुईया देवी आश्रम जो है यह चमोली में है, चमोली में स्थित है। वह एक प्रभावशाली वक्ता, निस्वार्थ स्वतंत्रता सेनानी और देश प्रेमी थे, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, और इनको गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर, और यहाँ से प्रश्न हो जाता है आपका साइंस की शुरुआत। गतिमान कण की गतिज ऊर्जा विस्थापन वक्र की ढाल है। तो गतिमान कण की गतिज ऊर्जा जो है वह विस्थापन कण की ढाल त्वरण के सीधा समानुपाती होता है। ये आपको याद रख लेना है, क्योंकि ये इक्वेशन को प्रूफ करके दिखाना आपको आसान नहीं होगा यहाँ पर, इसलिए ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। आपको ये याद रख लेना है एक कि गतिमान कण की गतिज ऊर्जा विस्थापन वक्र की ढाल के जो है त्वरण के सीधा समानुपाती होता है।
तो विकल्प सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। आपको इतना सा याद रखना है कि गतिमान कण की जो गतिज ऊर्जा होती है वह ½ mv² होता है, ½ mv² होता है, ये याद रखेंगे। गतिज ऊर्जा ½ mv²। 48 कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से किस एक की एक समान बीमाएं हैं। डायमेंशन इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, डायमेंशन है एक समान डायमेंशन। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि विकल्प ए में है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों की बीमाएं जो है कि एक समान होती है। क्या होती है? दोनों की बीमाएं हैं ml और t, ml/v² और t पर -2। ये दोनों की बीमाएं यही हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा की भी और गतिज ऊर्जा की भी। और यदि घनत्व पर बात करें तो घनत्व का जो बीमा है वो m और l पर पावर -3 हो जाता है। घनत्व का बीमा क्या हो जाएगा? ml और -3 पावर, ठीक है। लेकिन आपेक्षिक घनत्व कहें या विशिष्ट घनत्व कहें, इसकी कोई बीमाएं नहीं होती है। आपेक्षिक घनत्व कहिए या विशिष्ट घनत्व कहिए, दोनों एक ही है और इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, कोई भी बीमा नहीं होता है। अब बात करते हैं विकल्प सी की, फोकस दूरी और ऊंचाई। चाहे दूरी कहें तो या ऊंचाई कहें, दोनों लंबाई से संबंधित है। और यदि दोनों लंबाई से संबंधित है तो दोनों की बीमाएं जो है m पर पावर 0 कहेंगे, l पर पावर 1 कहेंगे और t पर पावर भी 0 कहेंगे दोनों के लिए। तो यहाँ पर समान बीमाएं किसकी हो गई? विकल्प ए की और विकल्प सी की, और इसका समान बीमा नहीं हुआ। अतः उत्तर हो गया आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या उत्तर हो गया? उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो व्याख्या है सबसे पहले किसने की? तो नील्स बोर ने किया था। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने किया? तो नील्स बोर ने किया। हम यहाँ पर समझ लेंगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है ये कहते किसको हैं। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च अवस्था से निम्न अवस्था में संक्रमण करता है, प्रवेश करता है, तो यह विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करता है और इसी विद्युत चुंबकीय विकिरण को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। इसकी व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी? नील्स बोर ने किया था। जॉन डाल्टन को आप लोग जानते ही होंगे। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आप लोग कैसे भूल सकते हैं? तो परमाणु मॉडल, परमाणु सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? जॉन डाल्टन ने। अब रदरफोर्ड को भी आप लोग जान लीजिए। रदरफोर्ड के बारे में आप लोगों को आज तक कुछ कन्फ्यूजन रहा होगा, लेकिन इसका कन्फ्यूजन आज मैं दूर कर देता हूँ। दो रदरफोर्ड है, एक रदरफोर्ड है डैनियल रदरफोर्ड, ठीक है, डैनियल रदरफोर्ड, और दूसरा रदरफोर्ड कौन है? तो दूसरा है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। दूसरा रदरफोर्ड कौन है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। दोनों रदरफोर्ड का परिचय मैं आज आपको करवा देता हूं, डैनियल रदरफोर्ड का भी और अर्नेस्ट रदरफोर्ड का की। नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने किया है, लेकिन नाइट्रोजन की खोज जो किया है वह डैनियल रदरफोर्ड ने किया है। और प्रोटॉन की जो खोज की है, न्यूट्रॉन नहीं लिखा मैंने, नाइट्रोजन लिखा है मैंने, ठीक है। नाइट्रोजन गैस जो आप लोग पढ़ते हैं ना, ये नाइट्रोजन गैस का खोज डैनियल रदरफोर्ड ने किया है। और परमाणु का जो प्रोटॉन होता है, उस प्रोटॉन का खोज किसने किया है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया है, ठीक है। तो नाइट्रोजन की खोज स्कॉटिश चिकित्सक थे डैनियल रदरफोर्ड, उन्होंने 1772 में ही कर दिया था। नाइट्रोजन की खोज स्कॉटिश चिकित्सक डैनियल रदरफोर्ड ने 1772 में ही कर दिया था। और उसके बाद प्रोटॉन की खोज जो है 1917 में आकर, 1772 और 1917 कितना डिफरेंस है? तो 1917 में आकर के प्रोटॉन की खोज का श्रेय जो है यह अर्नेस्ट रदरफोर्ड को दिया जाता है। ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो थे ये न्यूजीलैंड के थे, जबकि नाइट्रोजन के खोजकर्ता डैनियल रदरफोर्ड स्कॉटिश थे, यानी स्कॉटलैंड के थे। आइए चलते हैं। तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन आज दूर हो गया होगा आप लोगों का। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 पर। कहता है सोने को घोला जाता है, सोने को किस में घोला जाता है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो सोने को जो घोला जाता है वो एक्वा रेजिया में घोला जाता है। अब आप कहेंगे कि सर एक्वा रेजिया तो विकल्प में है नहीं, तो एक्वा रेजिया विकल्प में है, आपको समझ में सिर्फ नहीं आया है। एक्वा रेजिया विकल्प सी जो है ये एक्वा रेजिया ही है। एक्वा रेजिया कैसे बनाते हैं? तो 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल जो है, इसका मिश्रण से क्या तैयार होता है? एक्वा रेजिया तैयार होता है। नाइट्रिक अम्ल जिसको HNO3 आप कहते हैं, ये दोनों को, ये
3 अनुपात में और 1 अनुपात में इसको जब मिलाते हैं तो एक्वा रेजिया तैयार होता है, जिसमें सोना क्या होता है, घुलनशील होता है, सोना उसमें घुल जाता है। तो क्या उत्तर हो गया आपका, विकल्प सी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 51, निम्नलिखित में से कौन सा झील, यहाँ से ज्योग्राफी शुरुआत हो गया है, निम्नलिखित में से कौन सा झिल्ली, अच्छा सॉरी ये झिल्ली है, झील नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन झिल्ली से नहीं घिरे होते हैं। ये सभी कोशिकांग का मतलब कोशिकीय अंग का नाम दिया हुआ है और आपसे पूछा गया कि कौन सा कोशिकीय अंग जो है वह किसी प्रकार के झिल्ली से घिरा हुआ नहीं होता है। तो सही जवाब हो जाएगा राइबोसोम। राइबोसोम या राइबोसोम जो है यह स्वतंत्र कोशिका द्रव्य में दानेदार रचना के रूप में यत्र तत्र बिखरे होते हैं। या 2 जगह हो सकता है, या तो कोशिका द्रव्य में हो सकता है या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको अंतः प्रद्रव्यी जालिका कहते हैं, उस पर चिपके होते हैं। अब राइबोसोम का काम क्या है, तो राइबोसोम का काम है प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन का उत्पादन करना या प्रोटीन का निर्माण करना। प्रोटीन का निर्माण करना कोशिका में किसका काम हो गया, राइबोसोम का, ठीक है। और राइबोसोम की खोज किसने की, डी डुबे ने की है। राइबोसोम का खोज किसने किया है, डी डुबे ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो गया 52। द्विगुणित डायप्लॉइड भ्रूण व्यापक होता है, यानी डायप्लॉइड भ्रूण किसमें व्यापक रूप में पाया जाता है, तो सभी लैंगिक जनन करने वाले जीव में, सभी अलैंगिक करने वाले जीव में, कठोर आवरण नहीं, विकल्प ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। सभी लैंगिक जनन करने वाले जीव जितने हैं उसमें द्विगुणित भ्रूण पाए जाते हैं, ठीक है। द्विगुणित का मतलब होता है कि भ्रूण जो बच्चे की जो प्रारंभिक सेल है, शुरुआत के सेल है, जब भ्रूण तैयार होता है, जब जायगोट बड़ा होना शुरू होता है तो वो क्या होता है, उसका सेल का जो होता है वो 2n के रूप में होता है, इसे वो डायप्लॉइड बोलते हैं, ठीक है। ये जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसको थोड़ा डिटेल में समझने के लिए मिलेगा। आप अभी यहाँ यही याद रखिए कि डायप्लॉइड या द्विगुणित गुणसूत्र जो है या भ्रूण जो है ये किस में पाया जाता है, ये सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में पाया जाता है। आदमी और जितने भी मैमल्स हैं, जो स्तनधारी हैं, जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं, मतलब वैसे जीव जो इसमें क्या होता है, माताएं बच्चे का स्तनपान कराती हैं, जिसमें क्या होता है कि आप यूँ समझें जितने बड़े डेवलप जीव हैं ना वो सभी लैंगिक जनन करते हैं, ठीक है। और उसमें क्या होगा, भ्रूण कैसा होगा, द्विगुणित होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 53। हृदयाघात हृदय की वह अवस्था है जब क्या होगा, हृदयाघात में क्या होता है कि रुधिर अवरुद्ध हो जाता है, ठीक से पार नहीं होने लगता है, तो हृदय धमनी जो हृदय रुधिर की आपूर्ति करती है प्रभावित हो जाती है। विकल्प सी यहाँ पर सही उत्तर लग रहा है। अपर्याप्त रुधिर आपूर्ति के कारण अचानक आलिंदीय आर्टरियल जो है पेशियों में क्षति पहुंच जाती है, और इसी आर्टरियल जो पेशी है इसी में क्षति पहुंचने के कारण क्या होता है कि हृदयाघात की समस्या उत्पन्न हो जाती है। एक्चुअली हृदय का दौरा तब पड़ता है जब आपके हृदय को रक्त या ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाले जो धमनी है उसमें किसी प्रकार का अवरुद्ध उत्पन्न हो जाए, और जैसे ही हृदय में रक्त आपूर्ति करने वाले धमनी में जो है कि किसी प्रकार की समस्या के कारण रक्त अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है, तो ये हृदयाघात का चांस बन जाता है। विकल्प सी यहाँ पर क्या होगा, विकल्प सही होगा। 54 है, गुर्दे की निस्यंदन इकाई कौन सी है, तो गुर्दे की जो निस्यंदन इकाई है, फिल्ट्रेशन इकाई है, वो नेफ्रॉन है। एक्चुअली नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन ही जो है किडनी में, वृक्क में, गुर्दे में फिल्ट्रेशन का काम करता है। अब आप कहेंगे कि सर फिल्ट्रेशन करता क्या क्या फिल्टर करता है, तो रक्त से जल, विषाक्त पदार्थ, अवशिष्ट पदार्थ, ये सब छानने, आयनों को, छोटे छोटे अणुओं को अलग करने में ये मदद करता है। यही कारण है कि नेफ्रॉन को गुर्दे की यानी किडनी की कार्यात्मक इकाई बोलते हैं, क्योंकि काम ही नेफ्रॉन ही कर रहा है, और पूरा किडनी जो होता है यह नेफ्रॉन से ही भरा हुआ होता है, इसलिए रचनात्मक इकाई भी बोलते हैं। यानी गुर्दे की क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई किसको बोलेंगे, नेफ्रॉन को बोलेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 पर। यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि हो तो आपेक्षिक आर्द्रता क्या होगा, तो घटती है। यदि तापमान लगातार, सहसा का मतलब होता है लगातार वृद्धि हो रहा है, तो आर्द्रता क्या होगा, वो कम हो जाएगा। और जैसे ही आर्द्रता घटेगी आपको फीलिंग जो है एकदम घुटन जैसी महसूस होने लगेगी।
ठीक है। तो आर्द्रता जैसे घटेगा तो आपको घुटन जैसी महसूस होगी, और ये कब होगा, जब लगातार सहसा वृद्धि होगी तापमान में, तब ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। अब जानेंगे कि ये आर्द्रता क्या होता है। तो सबसे पहले आपेक्षिक आर्द्रता हम उसको कहते हैं जो वायु में जलवाष्प की मात्रा जो होता है ना, उसी को बोलते हैं आपेक्षिक आर्द्रता। और उस पर ताप जो है या कितनी, मतलब उस ताप पर या कितनी जलवाष्प रख सकती है, इसी को बोलते हैं आर्द्रता। यानी वायु में नमी की जो मात्रा है, जलवाष्प की जो मात्रा है, वही आर्द्रता कहलाता है। ठीक है। तो आपेक्षिक आर्द्रता किसको बोलेंगे? आपेक्षिक आर्द्रता यह बताती है कि वायु में जलवाष्प कितना है। ठीक है। तो आइए इसके बाद हम लोग यहाँ पर समझ गए कि तापमान सहसा वृद्धि होगा तो आर्द्रता क्या होगी, वो घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो गया 56, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ? ये हो गया आपका अब ज्योग्राफी का प्रश्न। भारत में प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? भारत में प्रथम तितली उद्यान जो है ये हो जाता है आपका बन्नेरू घट्टा जैविक उद्यान, बेंगलुरु में है। बन्नेरू घट्टा जैविक उद्यान कहाँ पर है? बेंगलुरु में है, जो भारत का प्रथम तितली उद्यान है। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर है? बेंगलुरु घट्टा जैविक उद्यान, बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 है, अटल टनल या अटल सुरंग। टनल का हिंदी होता है सुरंग। तो अटल टनल जो है किस दर्रे से होकर के गुजरती है? सिपकिला, जलेपला, रोहतांग, किससे होकर के गुजरती है? यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा कि अटल टनल जो है, अटल सुरंग जो है, ये रोहतांग दर्रे से होकर के गुजरती है। ला का हिंदी मीनिंग होता है, ला को तिब्बती लोग दर्रा को ला बोलते हैं। ठीक है। और हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? दर्रा बोलते हैं। तो ला लिखा हुआ है, इसका मतलब दर्रा लिखा हुआ है। तो रोहतांग दर्रे से होकर के गुजरती है अटल टनल या अटल सुरंग। यह हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अटल टनल कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। और यह मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है। अटल टनल किसको जोड़ती है? मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 पर चलते हैं। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इंदिरा गांधी नहर का जो उद्गम स्थल है ये हरिके बैराज में है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहाँ हो गया? हरिके बैराज। इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान नहर भी कहते हैं। यह भारत की सबसे लंबी नहर है। याद रखिएगा, इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान नहर भी कहते हैं और यह भारत की सबसे लंबी नहर है। इसे सतलुज और ब्यास, ध्यान रखिएगा, सतलुज और ब्यास के संगम पर पंजाब में स्थित है हरिके बैराज, और वहीं से इसको पानी मिलता है। यानी कि कहाँ से निकाली गई है इस इंदिरा गांधी नहर को? तो सतलुज और ब्यास नदी के संगम पर हरिके बैराज है, और इसी हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकाला गया है। यह हरिके बैराज है कहाँ पर? पंजाब राज्य में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है? यदि अभी भी इतने लंबे समय तक कोई देख रहे हैं तो मैं निश्चित रूप से यह समझ सकता हूं कि आप शाही पाठशाला के रेगुलर व्यूअर हैं। और यदि अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार अंतिम रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सब्सक्राइब कर दीजिए। भलाई का बदला भला ही मिलेगा, कुछ भी घटेगा नहीं। आप सब्सक्राइब कर दीजिए और चले बने ना तो 1-2 लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। कह रहा है कि कुल्लू घाटी निम्नलिखित किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है? कुल्लू घाटी जो है यह धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है कुल्लू घाटी। तो कुल्लू घाटी को याद रखेंगे, कहाँ पर है? धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में, पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है कुल्लू घाटी। धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में है कुल्लू घाटी। 60 है, चूना पत्थर की चट्टान कायांतरित होकर क्या बन जाती है? ग्रेफाइट, क्वार्ट्जाइट या ग्रेनाइट? तो ये जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। विकल्प ई यहाँ पर सही उत्तर हो जा रहा है। अब कहेंगे विकल्प ई उत्तर हो जा रहा है तो सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर हो जाता है आपका आग्नेय चट्टान बन जाती है। चूना पत्थर चट्टान कायांतरित होकर के आग्नेय चट्टान बन जाती है। चूना पत्थर कायांतरित होकर के क्या बन जाएगा? आग्नेय चट्टान बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 है, जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों के जनघनत्व की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा क्रम जो है कि वो सही है? तो सही क्रम आपको बताना है। तो यहाँ पर जो सही क्रम है जनघनत्व के अनुसार पे जनसंख्या घनत्व की दृष्टि
दृष्टि से सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो अपने बिहार में है, उसके बाद दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, तीसरे नंबर पर केरल है, चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है और पाँचवें नंबर पर हरियाणा है। तो जनघनत्व के आधार पर इसको आप ध्यान रखें, यहाँ पर आपके 5 राज्य क्रम से दिए गए हैं। 62 पृथ्वी की परपटी पर पाए जाने वाले तत्वों का घटते क्रम के अनुसार सही क्रम कौन सा है। तो भू परपटी पर जो भी तत्व पाए जाते हैं उन तत्वों को घटते क्रम के अनुसार सही क्रम आपको चूज करके बताना है। तो इसके लिए यदि आप ट्रिकी जीएस अब तक नहीं लिया तो ट्रिकी जीएस आप लोग जरूर ले लें। यदि आपके मार्केट में ट्रिकी जीएस नहीं है और आपका कोई संपर्क का जान पहचान का पटना में रहता है तो पटना में अवश्य मिलता है। पटना कॉलेज के पास बहुत सारा बुक स्टॉल है, उस जगह एक मोना बुक डिपो है, बालाजी बुक सेंटर है और भी कई बुक सेंटर है, वहाँ पर आपको ट्रिकी जीएस गारंटी मिलता है। आप मंगवा के रख लीजिए, बहुत काम की पुस्तक है। यदि आप ट्रिकी जीएस से इसको पढ़े होते तो उसका सूत्र होता है ऑक्सी एलो, ठीक है, ऑक्सी एलो। इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है, लोहा है। देखिए विकल्प बी आपका बता रहा है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, ऑक्सी एलो। पृथ्वी के भूपरपट्टी में पाए जाने वाले तत्वों को क्रम से रखेंगे ऑक्सी एलो में। यदि आपके पास ट्रिकी जीएस नहीं है तो बीच बीच में मैं ट्रिक बता देता हूँ याद रखने के लिए, तो इसको आप याद रख लेंगे ऑक्सी एलो। 63 निम्नांकित युग्मों में कौन सुमेलित है। विकल्प ए कोटा चंबल, ये तो सही लग रहा है। भुवनेश्वर महानदी, ये थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन है। और विकल्प सी जबलपुर नर्मदा नदी। तो 1 और 3 जो है यहाँ बिल्कुल सही है, लेकिन विकल्प बी में थोड़ी चर्चा करनी पड़ेगी। विकल्प बी पर क्या चर्चा है, विकल्प बी पर यह है कि भुवनेश्वर जो है वह कुआखाई नदी पर स्थित है, यानी कुआखाई नदी के किनारे स्थित है। लेकिन ये कुआखाई नदी जो है यह महानदी की ही एक शाखा है। कुआखाई नदी किसकी शाखा है, महानदी की ही शाखा है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक वैसे भी उत्तर हो ही रहा है, क्योंकि कोटा चंबल नदी के किनारे है तो है और जबलपुर भी नर्मदा नदी के ही किनारे है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक उत्तर हो जाएगा। और महानदी के किनारे एक्चुअली भुवनेश्वर है नहीं, कुआखाई नदी के तट पर है भुवनेश्वर। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 पर, और यहाँ से करंट अफेयर्स हो जाता है। और जितने भी करंट अफेयर्स मैं आपको दे रहा हूँ सेट में, सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए करंट अफेयर्स को मत छोड़िए। हाल ही में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा हो चुकी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गीतकार गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य। इन दोनों को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की जा चुकी है। अब यहाँ पर विकल्प ए में नीलमणि फुकन है और दामोदर मौजे है। नीलमणि फुकन और दामोदर मौजे को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है, लेकिन 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये नीलमणि फुकन को और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजे को, याद रखिएगा 56 नीलमणि फुकन को, 57 दामोदर मौजे को और 58 गीतकार गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य दोनों को दिया गया है। ठीक है, और जी शंकर कुरूप की यदि बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की जब शुरुआत होती है तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, जी शंकर कुरूप को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि अंतरिम बजट 24-25 के अनुसार भारतीय सहायता प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन सा है। 24-25 का जो अंतरिम बजट था उस बजट के अनुसार भारत का जो सहायता प्राप्त किया वो कौन सा देश है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भूटान। भूटान जो है यह भारतीय सहायता प्राप्त करने वाला सबसे शीर्ष देश है। इन सबसे ज़्यादा भारत का सहायता किसने प्राप्त किया है, तो भूटान ने प्राप्त किया है। 66 नंबर प्रश्न कहता है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना को किस अनुच्छेद के तहत असंवैधानिक घोषित कर दिया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 19(1) का को। ठीक है, अनुच्छेद 19(1) के को के तहत चुनावी बांड योजना को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो विकल्प ए यहाँ पर सही है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक
जो है कि जारी करता है। 2024 का जारी नहीं हुआ है, इसलिए 2023 का ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो 13वां स्थान जो है 93 स्थान जो है भारत को प्राप्त हुआ है। भ्रष्टाचार सूचकांक कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा यह जारी किया जाता है। और अब कहेंगे कि सर 111वां स्थान किसका है? तो हंगर इंडेक्स, जिसको भूखमरी सूचकांक कहते हैं, इसमें भारत का स्थान कौन सा है? 111वां। अब कहेंगे सर 159वां स्थान किस में है? तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान जो है कि 159वां है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है? यह रिपोर्ट सेंस प्रिंटर्स जो है ये जारी करता है, RSP जारी करता है। और ये रिपोर्ट्स सेंस प्रिंटर्स को रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स भी कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा, जापान के उधर से जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 पर बात करते हैं कि किस राज्य सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू किया है? बैगलेस स्कूल पहल का मतलब सप्ताह में एक दिन ऐसा होगा जिस दिन विद्यार्थी को बैग लेकर के स्कूल नहीं जाना है, खाली हाथ स्कूल जाना है। चूँकि बैग लेकर रोज रोज जाते जाते विद्यार्थी बोर हो जाते हैं, तो एक दिन खाली हाथ स्कूल जाने की सलाह दी गई है राज्य सरकार की तरफ से। बैगलेग स्कूल पहल शुरू किया गया है। यह किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो आपको लगता होगा कि अपना बिहार, लेकिन ऐसा नहीं है, ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। कौन सा पहल है? बैगलेस स्कूल पहल मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया। सप्ताह में एक दिन बैग लेके नहीं जाना है। 69 हाल ही में भारत सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी प्रदान की है? तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, इसको FDI भी बोलते हैं। FDI का फुल फॉर्म क्या है? आप लोग चाहें तो हमें कमेंट कर दीजिए कि FDI किसको बोलते हैं। तो FDI का जो मीनिंग होता है ना, मैं इसका आंसर बता देता हूँ फिर बताऊंगा। तो हाल ही में भारत सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी प्रदान की है? तो 100% विदेशी निवेश को मंजूरी प्रदान की है ये। तो FDI पर किया है। तो FDI का मतलब क्या होता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो FDI का 100% यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 100% जो है निवेश को मंजूरी दे दिया गया है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर और आज के अंतिम प्रश्न पर। हाल ही में चर्चा में रहा सैन्य उपकरण जोरावर हाल ही में चर्चा में रहा सैन्य उपकरण, क्या नाम है? जोरावर का संबंध किससे है? तो हाल ही में चर्चा में रहा सैन्य उपकरण जोरावर का जो संबंध है यह स्वदेशी हल्के टैंक से है। स्वदेशी हल्के टैंक, जोरावर किसका नाम है? स्वदेशी हल्के टैंक का नाम है जोरावर। हाल ही में चर्चा में रहा सैन्य उपकरण जोरावर का संबंध किससे है? स्वदेशी हल्के टैंक से है। तो इसी प्रकार से रेगुलर वीडियो देखने के लिए बने रहे शाही पाठशाला के साथ। और एक बार अंतिम रिक्वेस्ट कि यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए और एक दो लोगों को शेयर भी कर दीजिए। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।